अब मुद्दा आता है सबसेट का। अब यहां पे लिखा y इज अ सबसेट ऑफ x। ठीक, y इज अ सबसेट ऑफ x, LHS से यूज करो, या ऐसे भी कह सकते हो x इज अ सुपरसेट ऑफ y। समझ में आ गया बात? y x का सबसेट है या x सुपरसेट है y का। y इज सबसेट ऑफ x या x इज सुपरसेट ऑफ y। यदि इसको वेन डायग्राम में बनाओगे तो ये बेसिकली आपका y है और ये बेसिकली आपका x है। इसका मतलब y के सारे एलिमेंट x में है, लेकिन x के ऐसे कई एलिमेंट है जो y सेट में नहीं है। ये बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल, ये आपका नेचुरल नंबर है ना, और ये आपका होल नंबर है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। एग्जाम्पल 0। ये बात क्लियर हो गई? कई बार ये जो सबसेट का साइन है, कई लोग बहुत छोटा बना देते हैं सी जैसा, तो वो गलती मत करना, ठीक है? अब इसके बाद मुद्दा क्या होता है, a इज अ सबसेट ऑफ b। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई भी एलिमेंट a में है, ये एलिमेंट a में है, तो ये पक्का है कि ये एलिमेंट b में भी होगा। यदि ये कंडीशन ट्रू है, यदि ये कंडीशन ट्रू है, यदि ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू होगी। ठीक, ये ट्रू होगी ये कंडीशन, और ये कंडीशन and b belongs to b does not imply b belongs to, मतलब b में कोई एलिमेंट है, तो इसका मतलब पक्के तौर पर नहीं कह सकते वो a में भी होगा। तो यदि ये कंडीशन होती है ट्रू, इसके दो अपने आप कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं। बस यही चीज, यदि आप कोई भी आपको स्टेटमेंट दिया है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उससे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप आईआईटी में हो जाएंगे। ठीक है? अब जैसे इन्होंने कहा कि a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधे सीधे बात है कि ठीक है, इस साइन को बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ या IFF, और इसको कहते हैं टू वे इंप्लीकेशंस। ये हम लोग पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है, तो ये एकदम से याद रखना इस साइन को। अभी हमने एक साइन यहां पे बोला था, है ना? एक साइन क्या बोला था ये वहां पर, ये इट इंप्लाइज कहां यूज किया था? a इक्वल टू b, इट इंप्लाइज एन a इक्वल टू एन b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। ये बात समझ में आ गया? और अब हम लोग इफ एंड ओनली इफ की बात है कि a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a इफ एंड ओनली इफ। ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब a b के बराबर होगा। यदि a b के बराबर है, यदि a b के बराबर है, तभी आप इस चीज को लिख सकते हैं। जी सर। भैया IIT वाईटी में जाके इंजीनियरिंग करोगे तो ये सब फंडे याद रखना, गड़बड़ होगी तो कोई भी सेट अपने सेट का, ये दोनों एक ही सेट है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये कॉन्सेप्ट IIT का है बड़ा सिंपल सा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। लोग को लगता है ये तो अपना सेट, कोई भी सेट है वो अपना सबसेट कैसे हो सकता है, यहां पे लोग गड़बड़ कर देते हैं। और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है। ये बात क्लियर हो गई? अब एक चीज होती है प्रॉपर सबसेट। हम ये कहेंगे कि A
बी का सबसेट है और ए बी के बराबर नहीं है, ए बी का सबसेट है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, उस केस में हम लोग ये कहेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखो ये कंडीशन हो सकती है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। इन दोनों कंडीशन को जब हम मिलाएंगे, इन कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को मिलाएंगे तो उसका मतलब यह आएगा, इट इंप्लाइज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये बात क्लियर हो गई? कंडीशन 1 है, ये मैथ में कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। पूरा खेल आईआईटी में कंडीशंस का है, कंडीशन की पॉसिबिलिटी का। और आगे आप लोग जब आईआईटी में 4 साल कर लेंगे, चौथे साल में होंगे, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी, बड़ी कंपनी में जाएंगे तो वो लोग इसी तरह के कुछ आपको देंगे क्वेश्चंस, पजल्स, उसमें कंडीशंस बना के सॉल्व होता है। तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड, या आप ऐसे कह सकते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी इज सुपर सेट ऑफ ए। यहां पे कंडीशन ये समझ जाना कि भैया हर सेट अपने सेट का ये सबसेट के साथ में ये लाइन होती है। और एक एग्जांपल आप लोग ने और देखा हुआ था जो फंक्शन में आता था कि रेंज भी अपने आप में एक सेट है। वो क्या होती है? सबसेट होती है या इक्वल सेट होती है किसकी? कोडोमेन की। ये कभी मत भूलना, ये फंडा, ये चीज, इस पे आईआईटी का चकमा रहता है। हर सेट अपने सेट का सबसेट है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है। ये मुद्दा याद रखना प्लीज। तो अब प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब ये इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए, और इक्वल टू का साइन नहीं है तो मतलब ये कंडीशन हो गई। ठीक है? एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, और एंड n इज नॉट इक्वल टू w। इसका मतलब क्या? नेचुरल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, या होल नंबर इज सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर होगी बात? सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट होता है। एग्जांपल, ये आपका ए है, इसमें ये लिखा हुआ है बस। ठीक है? आपका दूसरा एग्जांपल लिख दे कि भैया ये बी है ना, और यहां पे लिखा है मोदी जी, मोदी लिखा है, मोदी। ये ऐसे कर देते हैं, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चलो मोदी जी आ गया, किसी को बुरा ना लगे भैया। तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म। ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। और उसको यदि आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? b इक्वल टू x सेट ऑफ ऑल सच दैट, है ना, इनकम्बेंट है ना, पीएम ऑफ इंडिया। इनकम्बेंट मतलब जो अभी है वर्तमान में। इनकम्बेंट मतलब वर्तमान में जो भी है, पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भाई एक ही एलिमेंट आया ना, ठीक? तो ये सिंगलटन सेट हो गया। तो हमने ये बता दिया, देखो ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसके बाद मुद्दा यहां पर यह आता है कि भैया ये देखो, एक ए सेट है, यहां पे लिखा है 1, बी में ऐसा लिखा हुआ है। तो अब ये बात समझ जाओ, बस यहीं पे आईआईटी और आईएम का चकमा है कि यहां पर ये जो 1 है, ये 1 जो है ये एलिमेंट है ए का, और यहां पे ये पूरा का पूरा एलिमेंट है बी का। ये बात समझ में आई? ये कई लोगों को ये लगता है यार ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट कैसे? तो यही आईआईटी के कुछ सवाल और आईएम के सवाल बहुत से बच्चे
ये बात नहीं समझते हैं कि ये भी अपने आप में एक एलिमेंट हो सकता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इस तरह की चीजें भी एलिमेंट हो सकती है ना। तो अब जैसे सी में ये ऐसे ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। तो अब एक बात बताओ, बी में ये एलिमेंट है वो सी में है, बी में 2 है वो ये है, इसका मतलब क्या है? बी इज सबसेट ऑफ सी। अब देखो इसका मतलब ये जो ए है, ए तो कर्ली ब्रैकेट में ये है, ए तो हकीकत में ये है, ठीक। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू बी। अब यहां पर ये मत लिख देना, यदि हमें आपसे ये पूछे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इन तीनों केस में ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है भैया। ए का ये जो 1 है ना, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक, फाइन। और 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सबसेट तो तब होता है ना जब ए के सारे एलिमेंट बी में होते हैं। तो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 1 इज अ मेंबर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये मेंबर है 1। 1 बिलोंग्स टू ए, लेकिन यहाँ पे 1 अकेला नहीं है, ये कर्ली ब्रैकेट अपने आप में पूरा मेंबर है। 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये याद रहेगा जी सर। तो इसलिए ये चीज फॉल्स है। तो अब ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। बी बिलोंग्स टू सी, बी का क्या पूरा सेट सी में है? बी मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट बन जाएगा सी का, क्या ऐसा है? नहीं, कहा है? ये पूरा का पूरा ना एलिमेंट बन जाएगा, ये पूरा का पूरा, जैसे ए ये पूरा का पूरा एलिमेंट बन गया था ना बी में, ऐसे बी का ये बी पूरा सेट क्या सी के अंदर एक एलिमेंट बनकर के आया है? नहीं, आंसर फॉल्स। ये बात समझ में आई कि एग्जाम्पल याद रहेगा? IITiim का है मुद्दा। बस इतना याद रखना कि भैया ये इसमें ये मेंबर भी है, ये ब्रैकेट के अंदर हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। बस इतने से पूछेंगे इसमें ये क्या है। एक तरीके से यदि इसको ऐसे लिख देना, इसको लिख दें तो ये हो जाएगा B इक्वल टू A2, ठीक। और ये जो आपका C भैया है, ये C भैया जो है C इक्वल टू A2 और 3। और A इक्वल टू 1। सिंपल वे में ये हो जाए। अब एकदम इजी कंपेयर करोगे समझ में आ जाएगा, है ना। A इज नॉट अ सबसेट ऑफ, है ना, B। A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। A बिलोंग्स टू B, A बिलोंग्स टू C। ये A बेसिकली एलिमेंट बन जा रहा है B और C का। ये क्लियर होगी चार जी। अब इसके बाद देखो हमने लिखा टी सेट कौन सा था भैया? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। हाँ, इरेशनल नंबर। तो हमने ये ब्रैकेट लिखा x मतलब सेट ऑफ ऑल कोलन x बिलोंग्स टू, ये क्या है? R क्या है? R भैया रियल नंबर है। तो x रियल नंबर है, लेकिन x रैशनल नंबर नहीं है। तो x रियल नंबर है और x रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब x क्या बन गया? x इरेशनल नंबर हो गया। x रियल नंबर तो है,
का सेट है, यदि इसको जोड़ दोगे, यूनियन कर दोगे किसके साथ, रैशनल और इरेशनल का, ये बन जाएगा नया सेट आर। क्यू यूनियन टी इक्वल टू आर, याद रहेगा। आईआईटी के कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इरैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। या इसमें आगे भी ऐसे लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे डब्ल्यू भी फिट कर सकते हो। ये नेचुरल है, होल है ना, इंटीजर है, इसके बाद आपका ये है रैशनल है, और ये आर है, और टी आर है। अब इसका मतलब क्या है, यदि हम एन को इंटरसेक्शन ले टी के साथ में तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, वो एलिमेंट, है ना। ये इंटरसेक्शन सेट वो देगा कि जो एलिमेंट कॉमन हो, जैसे कि हमने एक सेट ए मान लिया, उसमें 1 2 3 है, और बी सेट है उसमें है 1 और 3, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये भी अपने आप में एक सेट है, ए इंटरसेक्शन बी भी सेट है, ए यूनियन बी भी अपने आप में सेट है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए के वो एलिमेंट जो बी में भी है, या बी के वो एलिमेंट जो ए में भी है। आंसर क्या आएगा, 1 और 3 इस केस में। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। तो अब यहां पर ये है कि ये नेचुरल नंबर और ये आपका इरैशनल नंबर का जो है सेट, यदि इंटरसेक्शन लोगे 5 है, ठीक है। या आप इसको बोलेंगे होल नंबर को इंटरसेक्शन लो इसके साथ में, ठीक है। इंटीजर को आप लो इसके साथ में, ये टी रैशनल नंबर है, क्यू को इंटरसेक्शन लो टी के साथ में, तो ये क्या आंसर आएगा, 5 एम्प्टी सेट। लेकिन अब ये बताओ मालिक, यदि टी को इंटरसेक्शन लोगे आर के साथ तो क्या आंसर आएगा, क्या आ जाएगा, टी कौन सा सेट है पहले ये बताओ। हाँ, तो अब हम टी के सेट में वो एलिमेंट जो आर में भी है क्या होंगे, प्रभु जी टी आएगा। कैसे आएगा टी, समझ में आ गया। ये जो टी है वो ये सेट है, और ये जो है वो आर है। इंटरसेक्शन लोगे तो ये तो यही ना आएगा, ये पूरा का पूरा सेट। तो इसमें वेन डायग्राम देखो, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बैंक, पीयूएसएससी, है ना, सिविल सर्विसेज, ये वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं उसमें, ठीक है। तो अब ये फंडा क्लियर हो गया। अब एक बात समझो, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं यदि दो सेट को इंटरसेक्शन करोगे, कॉमन एलिमेंट निकालोगे तो एक भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब वो सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये बात समझ आ गई। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर सेट क्या है, डिसजॉइंट है। ये Q का घेरा है और ये T का घेरा है, ठीक है। कोई भी रैशनल नंबर नहीं होगा, कोई भी रैशनल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब Q इंटरसेक्शन T एम्प्टी सेट। आपस में कोई ओवरलैपिंग नहीं है इन बच्चों में। क्लियर होगी बात। तो भाई देखो, आपके आईआईटी में जो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो नेचुरल नंबर की कहानी है जिसपे मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम सब में नेचुरल नंबर चलता है। बाकी अधिकतर जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, खतरनाक क्वेश्चंस हैं, उसमें इंटीजर दिया रहेगा, x इज इंटीजर या x इज रियल नंबर। ये समझ तो लो कि ये वो z लिखा है या r लिखा है, वहां वर्ड नहीं लिखा रहेगा, सीधे r लिखा रहेगा या z लिखा रहेगा, तो समझ जाना। और z की भी 2-3 कहानी है। यदि z की कहानी में यह लिख दिया गया कि भाई नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि भैया सीधे सीधे क्या है, z प्लस, है ना,
यूनियन ओ। ये ओ वाला मतलब क्या, लड्डू है, जीरो है ये, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, होल नंबर का सेट, ये होल नंबर का सेट भी बन जाएगा ये, नॉन नेगेटिव इंटीजर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेचुरल नंबर यूनियन ओ। देखो लिखने के तरीके हैं। अब इसके बाद हम आपसे ये कहते हैं कि एक तो ये हो गया, अब दूसरा मान लो आपका ये है, उन्होंने ये बोला कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, इसको कैसे कैसे लिख सकते हो बताओ। पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको n लिख सकते हो, z प्लस इक्वल टू n, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, होल नंबर माइनस ये a माइनस बी के फॉर्म में, ये सेट a है और ये सेट b है, a माइनस बी का फॉर्म। तो कई बार ऐसे लिखा रहेगा तो समझ जाना कि क्या मुद्दा है, घबराना मत देख करके। लोगों को सब पता होता है फंडे, बस देख के घबरा जाते हैं जब उनके तरीके लिखने के बस बदल जाते हैं। तो आईटी वाले बस यही चालाकी करते हैं, जाल ऐसे ही बिछाते हैं। हम लोग ने उस दिन देखा था ना, वो आर माइनस ऐसे लिखा हुआ 2,6, भाई तोते उड़ गए आधे बच्चों के क्लास में, ये तो देख के कांप गए, आगे सोचेंगे नहीं, जबकि कुछ नहीं है। इसका मतलब सीधे है, ये जो x का सेट है सारे रियल नंबर है, बस 2 रियल नंबर नहीं होंगे। समझ में आ गई बात।